इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। स्टेशन 4 तक का सफर ऐसी ही हल्की फुल्की नोक झोंक और नुक्ता आफरीनी में गुजर गया। अव्वल खान अपने कैंप की पहली चेक पोस्ट पर हमारी वापसी का मुंतजिर था। उसने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया, ताकतवर टार्च की रोशनी में बेहोश शिकार का जायजा लिया और फिर उसे गाड़ी समेत अपने आदमियों के हवाले करके हमें अपनी जीप में लेकर कमरों की तरफ रवाना हो गया। तुमने कैदी के बारे में अपने आदमियों को कोई हदायत नहीं दी। मुख्तसर से सफर के इख्तिताम पर वीरा ने कमरे में जाते हुए अव्वल खान से सवाल किया। अव्वल खान ने मुस्कुराकर बुर्दबारी से जवाब दिया, मेरे आदमी यहाँ लाए जाने वाले कैदियों के बारे में अपनी जिम्मेदारियों से बाखूबी वाकिफ है। किसी शरीफ मुजरिम की जुबान चल पड़े तो उसका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, वरना दिमाग के कीड़े झाड़ने के लिए रवायती हरबों का आगाज कर देते हैं। इसका मतलब है कि दिन तलू होने तक वो हमारी बाज पुरुष के काबिल हो सकेगा। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि अंगूठी के कैप्सूल से महलूल की कितनी मिकदार उसके बदन में मुंतकिल हुई थी। उसके होश में आने के बाद पता चलेगा कि वो कितने मजबूत आसाब का मालिक है। गजाला हमारे मिशन की कामयाबी पर बहुत खुश थी क्योंकि हमने काफी दिनों बाद स्पेशल टास्क फोर्स वालों की मदद के बगैर कोई मुकाबला निपटाया था। हम STF पर इतना ज्यादा इन्हिसार नहीं कर रहे। सुल्तान शाह ने गजाला की बातों के जवाब में कहा, अभी चंद ही दिनों में डैनी ने बहुत कुछ काम किए हैं। कल हम दोनों किसी बैरूनी मदद के बगैर रुस्तम ईरानी की खिचार में जा घुसे थे। उसे हम पर जरा भी शुबा हो जाता तो हम वहां से जिंदा नहीं निकल सकते थे। फोर्स कहीं कहीं मदद जरूर करती, मगर बड़ी कामयाबियों का सारा क्रेडिट तुम लोगों को जाता है। अव्वल खान ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, जोड़ तोड़ और मंसूबाबंदी के लिए हम हर वक्त डैनी की तरफ देखते रहते हैं। नाम किसी का भी लिया जाए, कामयाबियां टीम वर्क के नतीजे में मिलती हैं। वीरा ने खुश दिली से कहा, हम मैदान में न उतरने के बावजूद अपनी बसात के मुताबिक बेहतरीन मशवरे देते रहते हैं, इसमें क्या शक है। सुल्तान शाह ने मुंह बनाकर कहा, शेख चिली के करा बहा मशवरे आज भी तारीख का एक हिस्सा है। ये और बात है कि वो बेचारा अपने मशवरों पर खुद कभी अमल न कर सका। गजाला के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वीरा सुल्तान शाह को तीखी नजरों से घूर रही थी। तुम्हें फोन पर मेजर बख्शी से तो बात करनी चाहिए, 2 बजने वाले हैं। वो बेचैनी से तुम्हारी और मूसा की मुलाकात के नतीजे का इंतजार कर रहा होगा। अव्वल खान ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालकर कहा, अब उसे ना छेड़ना। वीरा अपनी बरहमी को भूल कर बेसाख्ता बोल पड़ी, रात को तुम उससे बात खत्म कर चुके हो। तुम्हारे फोन से उसके ज़हन में नए सवालात उठ खड़े होंगे। इस वक्त मैं दिल ही दिल में वीरा की जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। उसने बेसाख्ता बहुत दूर की बात सोची थी। मैं फोन करता तो बख्शी से जरूर जानना चाहता कि 2 बजे के करीब मैं बसेरा में मौजूद होने की बजाय स्टेशन 4 में बैठा क्या कर रहा था। बाद में उसे पता चलता कि मूसा बसेरा पहुंचने से पहले रास्ते ही में कहीं गायब हो गया तो वो मेरे हर उज़र को मुस्तरद करके यही नतीजा अखज़ करता कि मैंने उससे प्रोग्राम तय करने के बाद मूसा पर हाथ डाला होगा। इसके ज़हन में नित नए शुबहात पैदा करने से बेहतर था कि मैं खामोश बैठा रहूं और वो ये फ़र्ज़ करने पर मजबूर हो जाए कि मैं STF की तरफ से अपनी कड़ी निगरानी की वजह से मुकर्रर वक्त पर बसेरा तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका। इस तरह वो मेरी वादा खिलाफी और मूसा के गायब की दरमियानी कड़ियां नहीं मिला सकता था। काफी देर बाद हम अपने कमरे में चले गए ताकि दोनों औरतें बेफिक्री से आराम कर सकें। सुबह 10 बजे इतला मिली कि मूसा हमारी तवक्का से ज्यादा सख्त चांद साबित हुआ था। फोर्स के सादा पोश अफराद की शिनाख्त मुमकिन नहीं थी, इसलिए पूछगछ की इब्तिदा में वो ये समझता रहा कि वो अपने नामालूम दुश्मनों की कैद में फंस गया है, जिनका कर्नल जमाल दस्ती से कोई न कोई गहरा ताल्लुक था। शायद क्लब से मेरे अगवा की कोशिश के मौका पर मेजर बख्शी ने मूसा को मेरे मफरूजा नाम के साथ ये भी बता दिया था कि मैं फौज से रिटायर्ड हो चुका था। इसलिए वो मेरे बारे में इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करके धमकियां देता रहा कि उसे फौरी तौर पर आज़ाद न किया गया तो उसके आदमी जमाल दस्ती के टुकड़े उड़ा देंगे। उसके जारिहाना तेवरों को कुचलने के लिए इस पर तशद्दुद शुरू करना पड़ा, मगर वो बुरी हालत में पहुंचने के बावजूद अपनी जुबान खोलने पर आमादा ना हुआ। उसका इसरार था कि उससे जो कुछ पूछा गया उसने बता दिया। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता था। वो इतलात मेरे लिए अहम थी। मार खा खा कर मूसा इस हाल को पहुंचा हुआ था कि रस्सी जल गई थी मगर उसके बल नहीं गए थे। वो सवालों के जवाब देने पर आमादा था, आज खुद को चुगलने के लिए तैयार नहीं था। अव्वल खान के आदमियों को उसके पूरे पसे मंजर और राब्तों से वाकफियत नहीं थी।
इस वजह से वो मानी के सवालात करने की पोजीशन में नहीं थे। इनकी लाइलमी से फायदा उठाकर मूसा हट धर्मी पर तुला हुआ था। अव्वल खान के दिल में गैर मुल्की एजेंटों के लिए हर वक्त एक मोहूम सा नरम गोशा मौजूद रहता था। उसका कहना था कि इन्हें दुश्मन मुल्कों की तरफ से अपने फराइज की अदायगी के लिए बाकायदा तनख्वाह मिलती थी। अपने मुल्क कौम से वफादारी का तकाजा था कि वो इन फराइज की बजा आवरी के लिए अपनी जान लड़ा दें। वो अपनी दानिश में पाकिस्तान के खिलाफ काम करके अपने मुल्क और कौम का हक के नमक अदा करते थे, मगर मकासद के बराह रास्त तसादुम की वजह से हमारे मुजरिम करार पाते थे। ऐसे पेशावर और बगैर वर्दी वाले एजेंट दुश्मन के हाथ लग जाएं तो इबरतनाक अंजाम से दो चार होते हैं। मिशन में कामयाब होकर अपने मुल्क लौटने में कामयाब हो जाएं तो इज्जत व एहतराम का मुस्तहिक हीरो की तरह हाथों हाथ लिए जाते हैं। इसके बरक्स वो ऐसे एजेंटों के लिए काम करने और दानिस्ता इनका आलाकार बनने वाले मकामियों के लहू का प्यासा था। अपने मुल्क की जमीन और रिज्क और रोजी से गद्दारी करने वालों की सजा इबरतनाक मौत से कम नहीं होनी चाहिए थी। मूसा के बारे में खबरें मिलते ही उसने तैश के आलम में इरादा कर लिया कि इसकी मौत की परवाह किए बगैर इस पर भयानक तरीन तशद्दुद किया जाए तो वो मौत की दहशत से बिलबिला कर जुबान खोलने पर मजबूर हो जाएगा। मैंने धीमे लहजे में उसे समझाया, अपनी नपी तुली राय से आगाह किया तो रफ्ता रफ्ता उसका इश्तियाल ठंडा हो गया और उसने मुझे मूसा पर आखिरी कोशिश करने की इजाजत दी थी। मैं इन चारों में से किसी को साथ लिए बगैर गार्ड रूम में पहुंच गया जहां मूसा कैद था। मेरी सूरत देखते ही उसके मुंह से मुगल्लजात का एक तूफान उबल पड़ा। मैंने उस पर तहकीर अमीर नजरें डाली और सिगरेट सुलगाकर कमरे में पड़ी हुई अकलौती कुर्सी पर विराजमान हो गया। उसका चेहरा टूट फूट से आरी और बिल्कुल सही सलामत था, मगर उसकी कदरे मुतवर्रम आंखों से वहशतनाक कबीदगी बरस रही थी। वाजियानी अंदाज में मेरे ऊपर गरजता बरसता रहा। इस वक्त तक मूसा को जिंदा रखने या ठिकाने लगाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया था, इसलिए उस पर तशद्दुद में कदरे एहतियात बरती गई थी। चेहरा बिगाड़ने की बजाय जिस्म के हिसास हिस्सों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जो नजरों से ओझल थे मगर उनके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता था। उसकी गालियों पर मेरे साथ आया हुआ गार्ड मुश्तिल होकर एक बार उसकी तरफ लपका था, मगर मैंने सख्ती से उसे रोक दिया और जब मुसाहिल के बल चीखते चीखते थक कर खामोशी से हाँपने लगा तो मैंने कुर्सी छोड़ दी। तुम जो चाहो कर लो, यहां से मेरी मर्जी के बगैर नहीं निकल सकते। अभी तुमने चंद घंटों में मामूली सी सौगतें झीली हैं। तुमने जुबान न खोली तो मैं एक एक करके तुम्हारी दोनों आंखें जाया कर दूंगा। मैंने उसे घूरते हुए सर्द और सफाकाना लहजा में कहा, तुम खूने भेड़िए हो। मैंने कल अभी में देख लिया था कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। तुमने मुझे बेकसूर पकड़ा है। मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है। वो दीवाना वार चीखा। तुम्हें मालूम है किस रात तुम क्लब में किसका साथ देने आए थे? मैंने सवाल किया। उसे चंद सानियों तक मुझे नफरत भरी निगाहों से देखा, फिर अपने सर को नफी में जोर जोर से हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। इससे मेरी बात तक नहीं हुई, ना मुझे उसका नाम बताया गया था। फिर तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूंगा? खुदा रसूल की कसम मैं सच बता रहा हूं। उसने चीख कर कहा। मुझे उसका हुलिया बताकर यह कहा गया था कि कर्नल जमाल दस्ती नामी एक मेहमान उससे मिलने आएगा। हमें यह देखना था कि तुम हर कीमत पर उसके साथ जाओ। बेबी के बारे में मुझे मालूम नहीं था, उसकी वजह से हमें उस आदमी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह बेबी कौन है? मैंने चौंक कर तहय्युर ज़दा लहजे में पूछा। मोहनी पंडित। उसका जवाब मजीद चौंका देने वाला था। इसे घर में सब बेबी कहते हैं। इसे तुम कैसे जानते हो? मुझे उससे कोई सिरा मिलने की उम्मीद होने लगी। मैं 2 साल तक उसका गार्ड रहा था। उसे उठा ले जाने की धमकियां देने वालों में से कोई उसके करीब आने की हिम्मत भी नहीं कर सका था। उसने चीख कर गोया ऐलान किया। हाथ पैरों को हरकत देने की वजह से उसकी आईनी हथकड़ियां और बेड़ी की कड़ियां झंझना रही थी। इसका जवाब अधूरा और गैर वाज़ेह था, मगर मेरे लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि कुछ लोगों की तरफ से अगवा वगैरह की धमकियों के बाद मूसा को 2 साल तक मोहनी पंडित के मुहाफिज के फराइज अंजाम देने पड़े थे। मेरे लिए वो तफसीलात गैर अहम थी। इनसे ज्यादा जरूरी सवाल ये था कि उस रात मूसा को क्लब में बुलाने वाला कौन था? तुम्हें मोहनी पंडित ने मेरे अगवा के लिए क्लब बुलाया था? मैंने सपाट लहजे में पूछा। नहीं, वो बच्ची है, हमें उसके बाप ने भेजा था। क्लब में हम उसके मेहमान बनकर दाखिल हुए थे। बताया हुआ हुलिया पहचान कर हम अपनी ड्यूटी पर चमक गए। बाद में बेबी भी वहां पहुंची और फिर तुम आ गए। मेरी धमकी और हिकमत अमली काम दिखा रही थी। मेरे सवालों के जवाब में वो मशीनी अंदाज में काम की बातें उगलता जा रहा था, जो मेरे लिए हैरान कुन होने के साथ ही पेचीदा भी थी। मैंने सुना है कि तुम रुस्तम ईरानी के लिए काम करते हो। फिर ये पंडित मनोहर लाल कहाँ से दरमियान में आ गया? पंडित मेरा पुराना बास है। मैंने बताया ना,
کہ اس نے مجھے 2 سال تک بیبی کا گارڈ رکھا تھا۔ خطرہ ٹل گیا تو اسی کی سفارش پر میں رستم کے پاس چلا گیا۔ رستم ایرانی اس کا بہت لحاظ کرتا ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کلب میں رستم نے بھیجا تھا یا پنڈت منوہر لال نے؟ رستم نے مجھ سے کہا تھا کہ پنڈت جی کو مجھ سے کوئی ذاتی کام ہے، میں اسے مل لوں اور وہ جو کچھ کہے اس پر عمل کر گزروں۔ مجھے پورا کام پنڈت جی نے خود سمجھایا تھا۔ بعد میں نے رستم کو رپورٹ دے دی تھی۔ رستم اور پنڈت میں یہ گٹھ جوڑ کب سے ہے؟ میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں بس یہ جانتا ہوں کہ پنڈت جی نے مجھے رستم کے پاس کام پر لگوایا تھا۔ وہ دونوں آپس میں ملتے بھی رہتے ہیں؟ میں نے سوچتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ معلوم نہیں، میں آج تک اپنے بڑے کے گھر نہیں گیا۔ وہ ہم لوگوں سے بس فون پر رابطہ رکھتا ہے، کسی کو گھر بلاتا ہے نہ کہیں اور ملتا ہے۔ موسیٰ میری توقع سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوا تھا۔ موہنی پنڈت ایک دلکش اور آزاد خیال ماڈل گرل کے روپ میں یوں میرے سامنے آئی تھی کہ میں نے اسے بے ضرر سمجھ کر بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اس پر توجہ دی جاتی تو وہ رستم سے اپنے باپ کے مراسم پر زیادہ روشنی ڈال سکتی تھی، مگر بات وہی تھی کہ موسیٰ سے پوچھ گچھ کرنے سے پہلے مجھے موہنی یا اس کے باپ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ تم نے بعد میں یہ جاننے کی کوشش تو کی ہوگی کہ کلب میں نظر آنے والا شخص کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے کچھ کیے بغیر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں رستم کو رپورٹ دینے کے بعد اسے بھول بھال گیا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، خدا کے لیے میرے ہاتھ کھلوا دو اور مجھے کچھ دے دو، میں رات سے بھوکا پیاسا ہوں۔ تمہاری بھوک پیاس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ پہلے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس روز بھارتی قونصل خانے کے میجر بخشی نے تمہیں استعمال کیا تھا۔ میں نے زومانی لہجہ میں کہا۔ میرے الفاظ پر اس کی وحشت زدہ آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ نہیں، تم مجھ پر بھارتیوں کے لیے جاسوسی کا الزام نہیں لگا سکتے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ ہم سرکاری آدمی نہیں ہیں جو کسی پر الزام لگائیں اور پھر اسے ثابت کرتے پھریں۔ اس کی حاضر دماغی پر میں نے فوراً ہی پینترا بدل دیا۔ ہم جس بات پر، اس نے میری بات درمیان ہی سے اچک لی۔ پھر تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ دشمنی۔ تم نے میجر بخشی کے ساتھ مل کر مجھے پھانسا تھا۔ بخشی سے میں وقت آنے پر نمٹ لوں گا۔ تم میرے قبضے میں آ چکے ہو، یہ حساب یہیں برابر ہوگا۔ اب یہ بتاؤ کہ آج رات تمہیں کس نے بسیرا میں بلایا تھا؟ رستم نے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر احتیاط سے جواب دیا۔ اور کام کیا تھا؟ میں نے پلکیں جھپکائے بغیر اگلا سوال کیا۔ یہ تم کو بھی معلوم ہوگا کہ کیا کام تھا۔ رستم نے 2 روز سے مجھے ڈینی کی تلاش پر لگایا ہوا ہے۔ اتنا کہ اگر وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہوا پھر بات سے رکھتے ہوئے بولا، تو میں ڈینی کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتانی تھی اور یہ ملاقات 2 بجے سے پہلے بسیرا میں ہونی تھی۔ رستم کو یہ کام کس نے سونپا تھا؟ یہ اس کے اپنے معاملات ہیں، وہ اپنے آدمیوں کو یہ سب نہیں بتاتا۔ ڈینی ایک مانوس نام ہے، اس کے بارے میں تم پہلے سے کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوگے۔ وہ چونک پڑا اور بولا، تمہارے کہنے سے دھیان آ رہا ہے کہ شاید ڈینی والا کام رستم کے اپنے ذہن کی پیداوار ہو۔ ڈینی کی گرفتاری میں مدد دینے والے کے لیے کچھ عرصے پہلے امریکہ والوں نے بڑے انعام کا اعلان کیا تھا۔ یہ ضرور کوئی بہت بڑا چکر ہے۔ مار کھانے کے باوجود تمہارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے۔ تمہیں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بے خبری میں کیسے خطرناک بھنور میں پھنس چکے ہو؟ میجر بخشی تمہارا دشمن ہے، رستم تمہیں اپنا دوست سمجھ رہا ہے، اس لیے اس نے اپنے گھر پر میری اور تمہاری ملاقات کا بندوبست کیا تھا۔ تم ڈینی کے بارے میں اہم باتیں جانتے ہو اور کسی کے دوست نہیں ہو۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑانے لگا۔ تم رستم سے بھی نہیں ڈرتے، اس لیے تم نے مجھے راستے سے اٹھا لیا۔ بخشی تمہیں اٹھا لے گیا تھا مگر تم آزاد ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ بخشی کی بازی بھی الٹ گئی تھی۔ اس مرحلے پر اس کی آواز اونچی ہوئی۔ مجھے تم ہی سب سے زیادہ خطرناک نظر آ رہے اور شاید ڈینی والا انعام لینے کے چکر میں ہو۔ میں سچ بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے منہ کی روٹی نہیں چھیننی چاہتا۔ میں رستم کا تنخواہ دار آدمی ہوں۔ اپنی اور رستم کی لڑائی میں مجھے بلا وجہ نہ رگے دو۔ مالک سے پہلے اس کے تنخواہ دار مارے جاتے ہیں، میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور تمہارے کئی مالک ہیں، ایک سابق، دوسرا موجودہ اور تیسرا وہ جو رستم کے ذریعے ڈینی کو پکڑنے کی فکر میں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے ناک رگڑنے پر آمادہ ہوں کہ نوکری چھوڑ دوں گا اور ان چکروں سے بالکل نکل جاؤں گا۔ مجھے معاف کر دو۔ معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے 3 مالکوں میں سے کسی کی گردن میرے ہاتھ میں دے دو، میں اسے اپنا حساب برابر کر لوں گا، تم بچ جاؤ گے۔ تمہارے بتائے ہوئے تیسرے مالک کو میں نہیں جانتا، پتہ نہیں اس کا کوئی وجود بھی ہے یا یہ تمہارا خیال ہے۔ رستم اپنے گھر سے بہت کم باہر نکلتا ہے اور اس کے گھر میں گھسنا ناممکن ہے۔ تم پنڈت جی کو پکڑ دو۔ اگر میں نے تمہارے خلاف میجر بخشی کا ساتھ دیا تھا تو پنڈت جی کی بیٹی بھی اس کی شریک تھی۔ تمہیں لے جاتے ہوئے گاڑی وہی چلا رہی تھی۔ مجھ سے پہلے تم کو بیبی یا اس کے باپ کو مارنا چاہیے۔ ابھی میں نے کسی کو مارنے کا فیصلہ نہیں کیا، میں نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آنکھ مچولی ہو رہی ہے،
आखिर में जिसकी गर्दन हाथ में आएगी उसी के बारे में सोचा जाएगा। मगर मेरी गर्दन तो छोड़ दो, मैं छोटी मोटी नौकरियां करके रोजी कमाने वाला मजदूर हूं। मेरी और तुम्हारी कोई टक्कर नहीं है। तुम्हें सब मालूम है तो तुम्हें सबसे पहले बख्शी की गर्दन नापनी चाहिए ना, मजदूर। मैंने उसे कहर बार नजरों से घूरते हुए कहा। रुस्तम भारी मुआवजे लेकर कत्ल, डकैती, चोरी और अगवा की वारदातें कराता है। तुम इस खूनी दरिंदे के लिए काम करते हो और खुद को मजदूर कहते हो। मैंने भी ये सब सुना है, मगर मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं 8 महीने से उसके पास हूँ। इस दौरान में मैंने कोई कत्ल नहीं किया, किसी का खून नहीं बहाया। वो गिड़गिड़ाने लगा। रुस्तम अपने आदमियों से दूर बल्कि अलग थलग रहता है। तुम उसके दोस्त के घर में 2 बरस रहे हो। पंडित के करतूतों के बारे में बहुत कुछ जानते हो कि मैंने उसे राह दी। पंडित परले दर्जे का हरामी है। सबर का पैमाना लबरेज होने पर वो फट पड़ा। अपनी लड़की को रंग रलियां बनाने के लिए आजाद छोड़ा हुआ है और खुद घर में रंग रलियां बनाता रहता है। वो डरपोक आदमी है। मेरी तरह उसे मारोगे तो जरा सी देर में खुद ही अपनी सारी राम कहानी सुनानी शुरू कर देगा। तुमने मेजर बख्शी को उसके घर कभी नहीं देखा था? मैंने चुपते हुए लहजा में सवाल किया। कभी नहीं। पंडित की पार्टियों में भारत समेत कई मुल्कों के बड़े अफसर आते थे, मगर बख्शी को मैंने कभी नहीं देखा। हो सकता है कि वो नया अफसर हो और पिछले 8 महीनों में आया हो। मैंने क्लब में बेबी को इससे मिलते देखा तो हैरान रह गया था कि दुनिया इतनी छोटी भी हो सकती है। वहां कोई धनराज भी आता था। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। वो दोनों तरफ से हाथ रंगता था। क्या तुम उस बेगैरत लोंडे को भी जानती हो? मेरी जुबान से धनराज का नाम सुनकर वो हैरान रह गया था। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। सवाल करने की बजाय ये बताओ कि इसके बारे में तुम्हें क्या मालूम है। वो पंडित की रंगीन महफिलों में आता था और दूसरी तरफ बेबी को भी उसने अपनी लोंडी बनाया हुआ था। वो हफ्ते में 1-2 रातें उसके होटल में गुजारती थी। धनराज के मिलने जुलने वालों में से कई बेबी के घर के चक्कर भी लगाते रहते थे। ये सारा गंद मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। ये पंडित और धनराज की निजी जिंदगी की बेइज्जतियां हैं। मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे लोग अपनी हरकतों को फखरिया बयान करते फिरते हैं। कोई वक्त पड़ जाए तो इन्हें अपनी आजाद रवि के एतराफ में कोई बात नहीं होता। मैं मौनी से अपना बदला जरूर लूंगा, मगर पंडित तुम्हारा मुतबादिल हरगिज नहीं है। कैसे नहीं है? वो बेबसी से मगलूब लहजम बोला। वो भारतीय या यहूदी नहीं, मेरी तरह पाकिस्तानी है, लेकिन जिस मुल्क का खाता है उसी की जड़ें काटता है। कुछ लोगों के आवारा होने से मुल्क की जड़ों पर कोई असर नहीं पड़ता। मैंने उसकी बात को दानिस्ता बेवजन करते हुए जवाब दिया। मान लिया कि आवारगी उसका जाती धंधा है, मगर मैं उसकी गद्दारी की बात कर रहा हूँ। उसके दावतों में यहूदी भी आते थे और पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती थी। उसने जोश से दावा किया। अव्वल तो मैं कोई सरकारी फौजदार नहीं हूँ। दोम ये कि तुम्हारे ये इल्ज़ाम बेबुनियाद भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हजारों यहूदी मेरी तरह मुहब्बे वतन हो सकते हैं। मुसलमान गरबी, अजमी, अफ्रीकी और एशियाई हो सकता है, मगर यहूदियों में एक बड़ी खराबी यही है कि यह कौम दुनिया में कहीं भी रहती हो, इसके दिल में इसराइल का कलमा होता है। इसके यहाँ आने वाले यहूदी कहाँ से ताल्लुक रखते थे? मैंने उसकी बात काट दी। मुझे मालूम है कोई इसराइली पाकिस्तान नहीं आ सकता। उस मौजू में मेरी ज़ाहिरी अदम दिलचस्पी पर चिढ़कर बोला। वो अमरीकी या यूरोपीय होते थे, मगर मैंने कई बार उन्हें पंडित से अलहदगी में कागज और केस्ट वगैरह लेते हुए देखा। ऐसे काम बहुत राजदारी से किए जाते थे। तुम्हारा ख्याल है कि पंडित यहूदियों के लिए जासूसी करता है? मैंने बेएतबारी से पूछा। मुझे मालूम था कि तुम यकीन नहीं करोगे। रुस्तम सब कुछ करता है, बहुत से कत्ल उससे मंसूब हैं, मगर वो जासूसी और मंशियात के धंधों से मीलों दूर रहता है। उसे लाजवाब करने के लिए मुझे ख्याल आया कि उससे पूछूं कि रुस्तम डैनी की तलाश में क्यों है। $20 लाख के लालच में वो उसे बेचने के दर पे क्यों है? मगर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। यह मफरूजा मूसा का था कि रुस्तम पैसे के लालच में डैनी को तलाश कर रहा था। मुझे मेजर बख्शी ने खुद बताया था कि उसने वो काम एक मुकर्रर मुआवजे पर रुस्तम को सौंपा था। चाहे रुस्तम को इल्म ही ना हो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की एक बाखबर अकलियत किस तरह मेरी ज़ात के दिफा में मसरूफ थी। मैं रूखे पी के अंदाज में तजाहिले आरफाना से काम देता रहा। मूसा जोशो खरोश से पंडित मनोहर लाल और उसके अकलौती बेटी के खिलाफ जहर उगलता रहा, और जब मैंने ये महसूस किया कि मूसा ने बातों को दोहराना शुरू कर दिया है तो मैं तेजी के साथ गार्ड रूम से निकल गया। मेरी अचानक रवानगी पर मूसा ने चीख चीख कर निजात के लिए दुहाई देनी शुरू कर दी। मैंने उसे यकसर नजरअंदाज कर दिया, मगर जाते हुए मुहाफिजों को हदायत दे दी कि वो कैदी के हाथ खोलकर उसकी शिकम पूरी का बंदोबस्त कर दे। मूसा से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में मुझे पेशकदमी की एक नई राह नजर आ रही थी। वो दुश्मनों का एक ऐसा महाज था जो इस वक्त तक हमारी निगाहों से ओझल था।
अव्वल खान के चले जाने के बाद इन तीनों ने संजीदगी से मुझे घेर लिया। स्टेशन 4 में हमारा कयाम तवील हो जाने की वजह से वो सभी उकताए हुए थे। मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि स्पेशल टास्क फोर्स के बढ़ते हुए किरदार की वजह से हमारे दुश्मनों के हौसले इतने पस्त हो गए थे कि वो ज़ेरे ज़मीन चले गए थे। ज़ाहिरी तौर पर हर तरफ सुकून और आफियत का दौर दौरा था, मगर मुझे अंदेशा था कि इस सकूत की तह में किसी बड़े तूफान की साजिशें परवान चढ़ रही होंगी। मेरी इन अंदेशों की तस्दीक मूसा ने अपने बाज फिक्रों से की थी। उनके सद्देबाब की बेहतरीन सूरत यही थी कि पहले की तरह STF मुकम्मल तौर पर पसे मंजर में चली जाए और हम दोबारा शहर में कहीं अपना ठिकाना बना लें, ताकि दुश्मन हमारे ऊपर वार करने की कोशिशों में बेनकाब होकर सामने आ सके और हम पूरी यकसुई से उसके सरकोबी कर सकें। असूली तौर पर मैं तुम तीनों का हम नवा हूँ। उनके दलाइल खामोशी से सुनने के बाद मैंने पूरे सुकून से कहा, लेकिन यह वक्त ऐसे किसी कदम के लिए मौजू नहीं है। क्या इसलिए कि यह मेरी ख्वाहिश है? वीरा ने तुरुश लहजे में सवाल किया। तुमसे मुझे कोई पुरख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि रुस्तम वाला काम यहीं रह कर निपटा लिया जाए। इसके बाद हम शहर में अपना ठिकाना जमा लेंगे। रुस्तम का मामला लंबा चलेगा। वो 2-4 रोज में जेर होने वाली आसामी नहीं है। सुल्तान शाह ने दबे लफ्जों में एहतजाज किया। क्या इस वक्त तक हम यहीं पड़े रहेंगे? तुम खुद बता चुके हो कि वो घर से बहुत कम बाहर निकलता है और उसके घर में घुसना जान जोखों का काम है। वीरन उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम लोग एकदम बहुत दूर चले जाते हो, मैंने उकता कर कहा। मैं रुस्तम से महाज जराई की नहीं, उसके जरिए ओबी को ठिकाने लगाने की बात कर रहा था। इन दोनों के भूले हुए गुब्बारों से हवा निकल गई और गजाला मुस्कुराने लगी। आज रात इससे बात होगी। कदर तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह ने बात फिर शुरू की। 1-2 रोज में उसका नतीजा सामने आ जाएगा। यह भी हो सकता है कि वो ओबराइन वाले काम से सिरे से इनकार कर दे। वीरन उसकी बात पूरी होने से पहले लुकमा दिया। इसके इंतजार में हम बिला वजह वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं कि वक्त बर्बाद करो? तुम दोनों निकल जाओ और किसी घर का बंदोबस्त कर लो। हम यहां से उठकर वहां चल देंगे। मैं जरा आराम करने के मूड में हूं, मैंने बेरुखी से जवाब दिया।